Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel, and I'm very sure that you people are good and safe and must be working hard for your upcoming exams. So guys, बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे थे कि सर जुलाई में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे. तो आई नो ये क्वेश्चन सबके मन में बहुत ज़्यादा उठ रहा है और कुछ लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया अपने आप ही प्रेडिक्शन लेते हुए कि जुलाई में तो एग्ज़ाम होने ही नहीं है. बट बच्चे ऐसा नहीं है, याद रखना जुलाई में एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं. तो प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करिए कि आपको जुलाई में एग्ज़ाम देना है. ठीक है ना? ठीक है सर. और आज की क्लास जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशल क्लास, बिकॉज आज हम लोग कवर अप करेंगे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को, राइट. एंड दिस क्लास इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल्स. एंड जो भी मैं अमेंडमेंट कराऊंगा ये जुलाई 2020 स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होती है और दिसंबर 2020 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन पर भी अप्लाई होती है. ठीक है, तो इस क्लास को जुलाई 2020 अटेम्प्ट में देने वाले बच्चे भी देखेंगे और जिन्होंने दिसंबर में देना होगा वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, प्रोवाइडेड उन्होंने सिलेबस पहले ख़त्म किया होना चाहिए. ठीक है जी. ठीक है सर. तो अब आपके अमेंडमेंट्स के अंदर कौन कौन से एक्ट हम लोगों को कवर अप करने हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं. और इसको क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जून अटेम्प्ट के अंदर अमेंडमेंट बेस्ड पेपर ही आता है. ठीक है ना? तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आपने जितना भी नॉर्मल डायरेक्ट एक्सेस की क्लासेस ली होंगी और आज की क्लास जो है इन सब में आज की क्लास जो है दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स. बिकॉज अगर पेपर अमेंडमेंट बेस्ड आया तो आई एम टेलिंग यू कि इस क्लास को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि यस यही वो क्लास थी जिसने सारा पेपर आपका सॉल्व करा दिया. ठीक है. सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच दिस क्लास टिल द एंड एंड आई एम वेरी श्योर दिस विल हेल्प यू अलॉट. ठीक है. ठीक है सर. चलिए अब हमें ये समझना है कि हमारे एग्जाम के अंदर कौन कौन से एक्ट जो हैं वो कवर करने हैं. देखिए क्योंकि 2019 वाज एन इलेक्शन ईयर, सो आप सबको मालूम होगा कि इलेक्शन ईयर के अंदर 2 बार बजट पेश किया जाता है. एक इंटरिम बजट होता है और एक फाइनल. तो इंटरिम बजट जब आया था तो फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 और फिर उसके बाद जब फाइनल बजट आया फाइनेंस एक्ट नंबर 2. और इसके अलावा एक टैक्स लॉ से रिलेटेड एक ऑर्डिनेंस भी पास हुआ था 2019 के अंदर जो कि आपके पेपर में एप्लीकेबल है. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को जो भी अमेंडमेंट्स पढ़नी है वो बेसिकली फाइनेंस एक्ट नंबर 1 2019 जो कि प्रायर टू योर इलेक्शन था, एक पोस्ट इलेक्शन जो आया था, और इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसके अंदर भी जो जो अमेंडमेंट्स आई थी वो सब आपके लिए एप्लीकेबल है. राइट. ठीक है सर. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी विल लुक इनटू फर्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 1. आप सबको मालूम है कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है रेट्स ऑफ टैक्सेस. राइट. तो रेट्स ऑफ टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स, हम सबको मालूम है कि इनके ऊपर स्लैब रेट्स लगते हैं. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्लैब रेट्स आप लोगों ने पहले पढ़े थे सेम स्लैब रेट्स आपको अप्लाई करने हैं फॉर प्रीवियस ईयर 1920 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021. ठीक है जी. सो अगर आप टॉक अबाउट स्लैब रेट्स तो देर इज नो चेंज इन द स्लैब रेट्स. राइट. तो स्लैब रेट्स जो आपने पढ़े थे 2.5 लाख तक देर इज नो टैक्स, 2.5 से 5 5%, 5 से ऊपर अप टू 10 20% एंड देन 10 के ऊपर 30%. सर आज भी वही है. अगर आप सीनियर हैं तो 3 लाख तक एग्जेम्पशन होती थी, 3 से 5% होता था, उसके बाद 20% एंड देन 30%. और अगर आप सुपर सीनियर है तो डेफिनेटली अप टू 5 लाख देयर वाज नो टैक्स, 5 to 10 20% एंड देयर आफ्टर 30%. ठीक है जी. तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है. तो एज सच देयर इज नो चेंज इन द स्लैब रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स. राइट. ठीक है सर. नाउ वी कम आउट विद रिबेट. पहले रिबेट पढ़ेंगे, बाद में हम समझेंगे सरचार्ज को. आप सबको याद होगा हम लोगों ने रिबेट पढ़ा हुआ है सेक्शन 87A के अंदर. अगर आपको याद हो तो आपने जो रिबेट लास्ट ईयर तक पढ़ा था दैट वाज 2500 रुपीज और अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज लोअर उतना अमाउंट आपको रिबेट मिलता था.
याद है हमें। और वो भी कब मिलता था, जब रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की जो टोटल इनकम है वो डू नॉट एक्सीड 3.5 lakhs, राइट। तो ये आपने पुराना लॉ पढ़ा था, राइट। लेकिन अब जब आप रिबेट की बात करोगे फॉर प्रीवियस ईयर 1920, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021, सो एज पर सेक्शन 87A द अमाउंट ऑफ रिबेट इज अप टू 12,500। इसका मतलब आप अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करो और 12,500 विच एवर इज लोअर दैट विल बी द अमाउंट ऑफ रिबेट। और इसमें जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स होंगे उनको ही ये रिबेट मिलेगा, वो भी कब, जब उनकी टोटल इनकम डू नॉट एक्सीड ₹5 lakhs। ठीक है जी। तो क्या चेंज आया बच्चे, 2,500 बढ़ाकर कर दिया गया 12,500 और 3.5 लाख को बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, आई एम वेरी श्योर शायद सबको मालूम होगा कि ये जो 87A का जो रिबेट होता है दैट इज एलिजिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स एक्सेप्ट वन इनकम दैट इज सेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 112A के अंदर और अगर वो इनकम आपके TI का पार्ट है तो याद रखना उस इनकम पर आपको रिबेट नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो इसके अलावा जो भी इनकम्स होंगी उस पर यस यू आर एलिजिबल टू क्लेम रिबेट्स। ठीक है जी, ठीक है सर। तो ये हमारा रिबेट का पॉइंट खत्म। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप सबको शायद मालूम होगा कि ये जो रिबेट आती है डेफिनेटली इसकी वजह से क्या गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू में लॉस हुआ होगा। बिल्कुल। जहां रिबेट 2,500 थी क्या वो बढ़कर 12,500 कर दी। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम गवर्नमेंट फेस करती है कि उसके टैक्स रेवेन्यू के अंदर अब गड़बड़ होने वाली है तो गवर्नमेंट उसकी भरपाई फ्रॉम सरचार्ज करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स इन सब के सरचार्ज रेट्स जो थे वो थोड़े से चेंज कर दिए। ठीक है जी। अब वो क्या क्या सरचार्ज के रेट है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, राइट। सो इनके जो सरचार्ज के रेट आपने पहले पढ़े होंगे वो ये थे कि अप टू ₹50 लाख अगर इनकी टोटल इनकम होगी तो देयर विल बी नो सरचार्ज। If your total income is more than 50 lakh up to 1 crore, the rate of surcharge will be, yes, come on, 10%. In case if it is more than 1 crore, it is going to be 15%. तो बेसिकली आप इतना ही पढ़ते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बिकॉज रिबेट का अमाउंट से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना अमीरों से पैसा और ले लिया जाए टैक्स के तौर पर और उसको गरीबों को रिबेट की फॉर्म में दे दिया जाए। तो अब अमीरों से और टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरचार्ज जो था 25% और 37% भी इंट्रोड्यूस करा, राइट। तो इसका मतलब अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी अप टू 5 करोड़ तो उस केस में मेरा सरचार्ज का रेट विल बी 25%, बट इफ माई इनकम एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीज माई सरचार्ज रेट विल बी 37%। ठीक है जी। तो जितने भी सुपर रिच असेसीज हैं, बहुत अमीर लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो 5 करोड़ भी क्रॉस कर रही होगी, क्या उनको सरचार्ज 37% देना पड़ सकता है, राइट। ठीक है। लेकिन अब इसका एक बैड इम्प्लीकेशन देखने को मिला। वो क्या, आप सोच के देखिए, जब इतना हैवी सरचार्ज लग रहा होगा तो क्या हमारा टैक्स अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि इंडिया में स्टॉक मार्केट पर इसका इफेक्ट देखने को मिला और स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि गवर्नमेंट इतना इतना अगर सरचार्ज लगा देगी तो हम जो भी कमाएंगे क्या वो सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस चला जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया और स्टॉक मार्केट से एग्जिट लेना शुरू करा। अब इसका क्या हुआ होगा सर, इससे ये हुआ क्या स्टॉक मार्केट जो है दैट वॉज फॉलिंग डाउन लाइक एनीथिंग। अब गवर्नमेंट को फाइनली ये देखना पड़ा कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट लेकर आई, ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि ओके फाइन, ये जो सरचार्ज रेट्स हैं जो हमने 25% और 37% इंट्रोड्यूस करे हैं, इन सरचार्ज रेट्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हाँ जी नहीं अप्लाई करेंगे ऑन दैट इनकम विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। सर आपको याद होगा 111A, अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A जिसका टैक्स रेट 15% होता था,
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कवर अंडर सेक्शन 112A जिसका टैक्स रेट 10% होता था ऑन इनकम इन एक्सेस टू ₹1 लाख। इन दोनों पर ये सरचार्ज रेट्स नहीं लगेंगे। ये गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया। तो अब आप मुझे बताइए, इसका मतलब सर मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ कि सरचार्ज के रेट्स तो बढ़ाए गए, 25 और 37 तक लाए गए, बट क्लियर किया गया कि ये 25% और 37% का जो रेट ऑफ सरचार्ज होगा विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। राइट सर, अब गवर्नमेंट ने एक और क्लैरिफिकेशन भी दिया, वो भी समझ लेते हैं क्या। अब इसके अंदर ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस चेक कराता हूँ क्या मतलब है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। सपोज करो कि मिस्टर एक्स जो है वो रेजिडेंट है और उसकी टोटल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 या प्रीवियस ईयर 1920 PGBP इनकम 58 lakhs, STCG 111A 10 lakhs and LTCG 112A is 11 lakh. So total income come out with 79 lakhs. तो अब आप मुझे बताओ, अगर टोटल इनकम is 79 लाख रुपीस, सोच के बताना आराम से, टेक योर टाइम, क्या ये 50 लाख से ऊपर है? यस। सरचार्ज का रेट विल बी 10%। तो अब आपने क्या करना है, तीनों इनकम्स को टोटल करो, इस पे टैक्स कैलकुलेट करो। कैसे निकालोगे? 58 लाख पे स्लैब रेट्स लगा देना, और STCG 10 लाख है, इस पे 15% लगा देना, और LTCG 11 लाख है ना वैसे तो, बट मैंने आपसे क्या बोला था, 11 लाख अगर होगा तो 1 लाख से एक्सेस पे लगेगा, तो 11 अगर है तो टैक्स लगेगा 10 लाख पे, और वो भी कितना, 10%। तो इस तरह से पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो और उस टैक्स के ऊपर 10% का सरचार्ज लगा दो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कारण इसमें इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि सरचार्ज का रेट 25 और 37 पे टच ही नहीं करा। तो इसका मतलब दिक्कत कब आएगी, जब 25 और 37 तक हम पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जरा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। PGBP इनकम 180, LTCG 112A 51 लाख 51 लाख एंड 111A 10 लाख, ठीक है जी, और टोटल आ रहा है 241 लाख। अब सोच के बताओ क्या हो रहा है। क्या मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ प्लस हो गई? और मैंने क्या बोला था, जैसे ही 2 करोड़ से ऊपर जाएगी तो क्या मैं 25% स्लैब में आ जाऊंगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी एक क्लैरिफिकेशन दिया, और वो क्या कि 25% का जो स्लैब होगा ना, डेफिनेटली ये दोनों तो 25% में आ ही नहीं रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला STCG 111A और LTCG 112A ये किसी भी कीमत पे 25 और 37 में नहीं आएंगे। क्या इनका मैक्सिमम 15 ही है, यानी कि या तो ये 10% पे होंगे या ये 15% पे होंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमें क्या करना था वो समझेंगे जरा। सवाल यहां पर ये था कि टोटल इनकम आ रही थी 241 लाख, ठीक है ना, क्या ये 2 करोड़ से ऊपर थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया कि नॉर्मल इनकम का सरचार्ज देखने समय, सरचार्ज ऑफ 25 एंड 37 लगाते समय ये सिर्फ कब लगेगा, ओनली टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दीज टू एक्सीड्स 2 करोड़ या 5 करोड़। अच्छा, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि इन दोनों को छोड़कर आपको देखना है आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है। इन दोनों को छोड़कर अगर मेरी नॉर्मल इनकम 2 करोड़ या 5 करोड़ प्लस करेगी तो ही उस पर 25 और 37 लगेगा, नहीं तो क्या उसको आज भी हम नॉर्मल वे में ही देखेंगे। 180 है ना, तो 1 करोड़ से ऊपर है, तो इसका मतलब ये 15% में जाएगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले 180 लाख पे स्लैब रेट्स लगाओ और उसके ऊपर सरचार्ज कितना लगाओ, 15, ठीक है ना। और इन दोनों पे तो लगना ही अब कितना है, डेफिनेटली 15% ही सरचार्ज लगना है, ठीक है ना। ये मैंने क्या लिखा है, यही था पिछला क्वेश्चन। हाँ जी, तो 51 लाख था ना बेटा ये, तो आप सबको मालूम है कि 51 लाख 51 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर जो होगा 50 लाख क्या उस पर लगना था, ठीक है। और STCG 111A 10 लाख था, तो उसका 15% लगा दिया हमने, फिनिश। अब तीनों पे ही ना 15% सरचार्ज लगा के आप HEC लगा देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल इनकम अदर देन LTCG STCG 111A अगर एक्सीड करेगी 2 करोड़ तभी वो 25% में जाएगी, और अगर वो एक्सीड करेगी 5 करोड़
तभी वो जाएगी 37% में। अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, दोबारा देखेंगे। पीजीबीपी इनकम है बच्चे 2 करोड़ 30 लाख, फिर उसके बाद 51 10 लाख, टोटल आ गया 2 करोड़ 91 लाख। ठीक है ना, अब आराम से देखो, फिर से सोच के बताओ, पीजीबीपी इनकम कितनी है? 2 करोड़ 30 लाख। क्या ये पीजीबीपी इनकम नॉर्मल इनकम एक्सक्लूडिंग दीज टू 2 करोड़ से ऊपर हो गई ना? तो समझ आ गया मुझे सर, इसका मतलब ये हो गया कि इस पर आप 25% लगा सकते हो। ठीक है जी, लेकिन इन दोनों पे लगना तो 25 चाहिए, बट मैक्सिमम कितना लगेगा? 15। तो आप 15% ही चार्ज करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इन दोनों इनकम्स के ऊपर 25 और 37 लगेगा ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है सर, अगर ये लॉ नहीं अमेंड होता तो क्या मैं सब पर ही 25 लगा देता? ठीक है सर, दोबारा देखेंगे। पीजीबीपी इनकम 1 करोड़ 10 लाख, ये 51 लाख, ये 50 लाख, टोटल हो गया 2 करोड़ 11 लाख। अब आप सोच के बताओ, कहने को टोटल इनकम 2 करोड़ 11 लाख है, 2 करोड़ एक्सीड कर चुकी है ये, बट बावजूद इसके मैंने आपसे क्या कहा, अभी भी हमारे पे 25% वाला स्लैब अप्लाई नहीं होगा, सरचार्ज। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 25 के लिए मुझे क्या देखना है, इनकम अदर देन दीज टू इनकम अगर 2 करोड़ प्लस करेगी तभी 25% लगेगा, और इनकम अगर अदर देन दीज टू इनकम 5 करोड़ एक्सीड करेगी तो ही 37 लगेगा। ठीक है ना? तो अभी आपने क्या करना है, 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर पहले नॉर्मल लगाओ, फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगाओ। ठीक है जी, इन दोनों के ऊपर भी आपने नॉर्मल सरचार्ज लगाना 15-15, खत्म। ठीक है ना? 25 क्यों नहीं आया सर? क्योंकि इन दोनों को छोड़कर अगर ये 2 करोड़ एक्सीड करता तो मैं 25 लगाता, और इन दोनों पे तो इन एनी केस 15 ही लगाता। ठीक है सर, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ आ गया सबको। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा, मैं आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना, इस पॉइंट पर क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोलने जा रहा हूँ, दोबारा से सुनेंगे। ठीक है, कि मैं दोबारा से अगर कहते हो तो मैं लिखवा भी देता हूँ। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरा टीआई जो है वो एक्सीड करता है 2 करोड़, लेकिन जब मैं टीआई की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूडिंग LTCG 112A, एक्सक्लूडिंग STCG 111A। ठीक है ना, इनको छोड़कर तो ही मेरी टोटल इनकम यानी कि नॉर्मल इनकम पर 25 लगेगा, और इन दोनों पे तो कितना लगना है? 15%। ऐसे ही मेरी टोटल इनकम अगर 5 करोड़ एक्सीड करेगी, बट मैं टोटल इनकम जब भी बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूडिंग LTCG 112A एंड STCG 111A। ठीक है ना? ठीक है जी, तो आप 37% लगा देना। ठीक है, और इन दोनों पे तो आप इन एनी केस मैक्सिमम कितना लगा सकते हो? 15%। वेरी सिंपल। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, और सरचार्ज लगाने के बाद आप सबको मालूम है उसके एंड में HEC लगाते थे हम। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होता है कि एक रेट होता था, जब हमने AOP BOI पढ़ा होगा तो MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि सरचार्ज का रेट अब मैक्सिमम 37% हो चुका है, तो इसलिए MMR का जो रेट होगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, 30 + 37 + 4, तो 42.744% आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर पेपर में आ जाता है AOP BOI का MMR कितना होगा, तो दिस इज 42.744% होगा, ध्यान रखना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने स्लैब रेट्स, रिबेट, इन सब की बातें करी। अच्छा, अब बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आया, वो आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। सर याद करेंगे पहले तो आप, फर्म, लोकल अथॉरिटी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, LLPs, इन सब पे सरचार्ज कितना होता था? 12%। वो भी कब? जब इनकी टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। तो आज भी सेम है, खत्म। डोमेस्टिक कंपनीज, नॉर्मली आपने पढ़ा कि 30% उसका टैक्स रेट होता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि उस पर जो सरचार्ज होता है, अगर 1 करोड़ तक है तो नो सरचार्ज, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। फॉरेन कंपनीज पे आपने 40% पढ़ा हुआ है। सरचार्ज का रेट अप टू 1 करोड़ 0, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 10 करोड़ 2%, और 10 करोड़ से अगर ज़्यादा होगा तो 5%। बिल्कुल वही है, कोई चेंज नहीं है।
अब एक छोटा सा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, वो ये, अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसा भी पढ़ते थे कि कुछ डोमेस्टिक कंपनीज पे टैक्स रेट 25% होता था, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है आपने, टैक्स रेट 25% होगा कुछ डोमेस्टिक कंपनीज पर, वो भी कब, वो तब होगा जब उनका टर्नओवर जो था फॉर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 17-18 अप टू 400 करोड़ अगर होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने अगर पुराने में पढ़ा होगा तो आपने 250 करोड़ पढ़ा था, अब ये 400 करोड़ से, ठीक है। तो 400 करोड़ तक अगर हमारी टर्नओवर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 तो आपका रेट विल बी 25%। अच्छा, कई बार मुझे बच्चा पूछता है कि सर एक बात बताओ, 19-20 में आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, और 18-19 का क्यों नहीं लेते आप, 17-18 का क्यों लेते हो? देखिए इसका रीज़न होता है, सोच के देखो, 19-20 फाइनेंस एक्ट 2019 में आया, फाइनेंस एक्ट 2019 क्या फरवरी 2019 में आया, और फरवरी 2019 में 18-19 का ईयर तो अभी क्लोज ही नहीं हुआ था, तो आपको टर्नओवर पता ही नहीं चलेगी। तो इसका मतलब आपको फरवरी 2019 तक जो टर्नओवर एक्यूरेटली पता होगी, ऑडिटेड फिगर्स, क्या वो 17-18 की पता होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए एक साल पीछे का हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल अबाउट स्लैब रेट्स, ठीक है जी। अब इसमें नया क्या है सर? सर मैं एक बार फटाफट से रिकैप कर रहा हूँ। नया ये है कि स्लैब रेट्स के अंदर 25 और 37 ऐड हुआ, इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। बाद में क्योंकि मार्केट्स के ऊपर इसका बैड इंप्रेशन पड़ रहा था तो गवर्नमेंट ने 11(1)(a), 111(a) एंड 112(a) इन दोनों इनकम्स के ऊपर से 25 और 37 को विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब 111(a) और 112(a) पे मैक्सिमम जो सरचार्ज रहेगा वो या तो 10 रहेगा या 15 रहेगा, ठीक है ना। वो भी डिपेंड करेगा कि हम 50 लाख से ऊपर हैं या 1 करोड़ से ऊपर हैं तो ही, ठीक है सर। और 25 और 37 के स्लैब में जाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि 25% और 37% का जो स्लैब होता है उसके लिए जो आपकी इनकम ली जाएगी एक्सक्लूडिंग 111(a) एंड 112(a) देखी जाएगी। अगर वो 2 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर जा रही है देन ओनली उस इनकम पर 25 या 37% का स्लैब लगेगा, सरचार्ज लगेगा, अदरवाइज उस पर वो सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया। चलिए कमिंग टू अमेंडमेंट नंबर नेक्स्ट। अगर आपको याद हो ना तो मैंने बहुत बार जिक्र किया होगा अबाउट 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक था सेक्शन 115BAA और एक था सेक्शन 115BAB। सर ये 2 सेक्शंस गवर्नमेंट लेकर आई थी थ्रू टैक्स लॉज ऑर्डिनेंस जो कि पास हुआ था इन 2019, और इस ऑर्डिनेंस के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश करा था कंपनीज को थोड़ा सा रिलीफ देने का फ्रॉम द टैक्सेस, ठीक है जी। और इसके लिए 2 सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, 115BAA एंड 115BAB। इन दोनों सेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि हम लोग कंपनीज के टैक्सेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 115BAA, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 115BAB, राइट, ठीक है सर। सर 115BAA ये जो सेक्शन लाया गया था दैट वाज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। मैं रिपीट करूंगा, ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज पर ये सेक्शन लाया गया था, ठीक है जी। एंड थ्रू दिस सेक्शन गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि हम आपकी इनकम को टैक्स करेंगे एट 22% प्लस सरचार्ज ऑफ 10% प्लस HEC ऑफ 4%। इसका मतलब इसमें जो रेट था वो 22 किया गया, सरचार्ज का रेट फ्लैट कर दिया गया 10%, ठीक है जी, प्लस 4% HEC। अब याद रखना जो कंपनीज 115BAA ऑप्ट करेंगी उन्हें ध्यान रखना होगा कि उनके ऊपर सरचार्ज 10% इन एनी केस अप्लाई हो जाएगा, भले ही उनकी इनकम 1 करोड़ से कम हो, ज़्यादा हो, कुछ भी हो, इसमें हमने देखना ही नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। तो 22% प्लस सरचार्ज ऑफ 10% प्लस 4% HEC, ठीक है सर। अब ये जो सेक्शन लाया गया था ये ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों तरह की कंपनीज के लिए लाया गया था। इसका मतलब डोमेस्टिक कंपनी ओल्ड हो उस पर भी लगेगा, न्यू हो उस पर भी लगेगा। और ये सरचार्ज जो था यानी कि ये जो स्पेशल रेट्स थे ये विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 ये एप्लीकेबल हो रहे थे, ठीक है जी, ठीक है सर।
अच्छा, अब रेट 22%, सरचार्ज 10, HEC 4, ये मैंने बता दिया आपको। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा वो ध्यान से सुनेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इसको ऑप्ट करना चाहता है उससे हम कुछ राइट्स छीन लेंगे। और वो राइट्स किस चीज के थे? गवर्नमेंट ने कहा कि आप कुछ फॉलोइंग डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं अगर आप क्लेम करेंगे ये सेक्शन को, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक तरफ से गवर्नमेंट ने टैक्सेस को रिड्यूस तो करा, बट दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशंस के जो बेनिफिट्स थे उनको आपसे छीन लिया। और वो कौन कौन से थे? सेक्शन 10AA में अगर आप यूनिट जो कि ऑपरेटिंग इन SEZ है, आप सबको याद होगा 10AA के अंदर हम आपको एक बेनिफिट देते थे कि प्रोराटा बेसिस पर जो भी आपका प्रॉफिट होता था जिसे आप एक्सपोर्ट करते थे उतना प्रॉफिट आपका हम लोग लेस करके बैलेंस अमाउंट को टैक्स करते थे, ठीक है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि सेक्शन 10AA से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, ठीक है सर। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A, आप सबको याद होगा कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर हमें एक एडिशनल डेप का बेनिफिट मिलता था, वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। 32AD अगर आपको याद हो तो एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस होता था, वो भी नहीं मिलेगा। 33AB अगर आपको याद हो टी कॉफी रबड़ बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट अकाउंट अगर खोलने पर हम लोग को कुछ डिडक्शंस मिलती थी 33AB के अंदर, वो भी नहीं मिलेंगी। साइट रेस्टोरेशन फंड, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35(2)(2A)(3), 35(2AA)(2AB यानी कि साइंटिफिक रिसर्च जिसमें आप डोनेशंस देते थे उनसे रिलेटेड भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। ये सारे वो सेक्शंस हैं जिसमें अगर आपको याद हो तो आपको वेटेडली ज़्यादा डिडक्शन मिलती थी। जैसे अगर आप 100 रुपये दे रहे हो तो कहीं पे आपको 125 रुपये डिडक्शन मिलता था, लाइक दिस। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप क्लेम करना चाहते हो सेक्शन 115BAA के बेनिफिट को, ठीक है सर। 35AD क्या था? अगर आपको याद हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस है ये, जिसके अंदर हम एक लिस्ट पढ़ते थे 14 बिजनेस की। अगर आपने उनमें से कोई भी बिजनेस करा तो आपको 35AD में बेनिफिट मिलता था, वो भी नहीं मिलेगा। 35CCC के अंदर अगर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बेनिफिट्स भी जाएंगे। अगर आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट PGBP के बड़े सारे बेनिफिट्स आपसे छीन लिए जाएंगे, 10AA का बेनिफिट भी आपसे छीन लिया जाएगा, और हेडिंग C से रिलेटेड जो भी डिडक्शंस होंगी वो भी आपको अलाउ नहीं की जाएंगी एक्सेप्ट 80JJAA। 80JJAA का बेनिफिट आप ले सकते हो। इसके अलावा हेडिंग C, सर आपको याद होगा हेडिंग C हमने बहुत बार जिक्र किया है 80IA से लेकर, अगर आपको याद हो आपने डिडक्शन का चैप्टर मेरा पढ़ा होगा, उसके अंदर हेडिंग A, हेडिंग B, हेडिंग C, हेडिंग D इस तरह से मैंने पढ़ाया था। तो 80IA ऑनवर्ड डिडक्शंस जो होती हैं वो हेडिंग C में आ जाती हैं। तो वो कहता है कि हेडिंग C वाली डिडक्शंस आप नहीं क्लेम करेंगे एक्सेप्ट 80JJAA, ठीक है सर। और इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो ऑप्शन है ना, अगर आप चाहते हो कि मुझे इस ऑप्शन को अवेल करना है तो आपको अप्लाई करना होगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है ना। आपको रिटर्न की ड्यू डेट या उससे पहले आपको इंटीमेट करना होगा दैट आई वांट टू ऑप्ट फॉर 115BAA। लेकिन याद रखना, वंस दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइज दिस ऑप्शन कांट बी विड्रॉन, ठीक है जी, ड्यूरिंग दैट असेसमेंट ईयर एंड इन द फॉलोइंग ऑल्सो, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान रखनी है और वो ये कि जितने भी मैंने ऊपर डिडक्शंस डिसअलाउ करी हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी लॉस या उससे रिलेटेड कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर आपका पड़ा हुआ है तो वो भी अब आपको सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। तो इन शॉर्ट 115BAA नो डाउट गवर्नमेंट आपके टैक्स को रिड्यूस कर रही है, 22 पे लेकर आ रही है, प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% HEC, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जाम्पशंस भी डिनाई करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई अब मुझसे पूछता है कि सर क्या ये बेनिफिशियल था लेना या नहीं था, तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि कुछ सेक्शंस इसमें से ऐसे हैं जो हर आदमी क्लेम नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूं और मैं इनमें से बहुत सारे सेक्शंस को क्लेम ही नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली क्या मेरे लिए ऑप्ट करना बेनिफिशियल है? रीजन, बिकॉज डेफिनेटली इन दैट केस माय टैक्स रेट फ्रॉम 30% रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा? 22% प्लस सरचार्ज ऑफ 10% प्लस 4% HEC, ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
ऐसी बच्चे एक दूसरा सेक्शन गवर्नमेंट लेकर आई थी, सेक्शन 115 बी ए बी। पहले तो दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। 115 बी डबल ए डोमेस्टिक कंपनीज के लिए था, ओल्ड हो न्यू हो कुछ भी हो, चाहे वो कोई सा भी काम कर रही हो, सर्विस प्रोवाइडर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई भी हो। लेकिन 115 बी ए बी जो था वो स्पेसिफिकली लेकर आए थे न्यू कंपनीज के लिए, नंबर 1। और वो भी कौन सी न्यू कंपनीज, जो एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स। इसका मतलब ये हो गया कि 115 बी ए बी जो था वो स्पेसिफिकली लाया गया था किसके लिए, उन कंपनीज के लिए जिन्होंने नई कंपनी स्टार्ट करी होगी और वो एंगेज्ड थे इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग्स। ठीक है सर। और इनके लिए गवर्नमेंट ने, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज, और इनके लिए जो गवर्नमेंट ने टैक्स रेट निकाला था वो 15 + 10 + 4 था। और डोमेस्टिक कंपनी जो है शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019। ये ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब अगर इससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। और उसको बिजनेस भी कमेंस करना था ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019, बट बिफोर 31 मार्च 2023 आपको अपना बिजनेस कमेंस करना जरूरी है। ठीक है। इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने ही एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन किया या उसको स्प्लिट अप करके एक नई कंपनी बना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्योरली अ न्यू कंपनी। ठीक है जी। शुड नॉट यूज प्लांट एंड मशीनरी विच हैज ऑलरेडी बीन प्रीवियसली यूज्ड। पुराने प्लांट एंड मशीनरी आप यूज नहीं करोगे। डज नॉट यूज एनी बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर होटल और कन्वेंशन सेंटर्स। ठीक है जी। आपको ऐसी कोई बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, total income of the company has been computed without claiming specified deduction or exemptions which are given in section 115 BAA। इसका मतलब इसमें भी जो मैंने ऊपर डिनाई करा था 10AA, 32 AD, 35 AD, वो सारी exemptions और deductions आपको यहाँ पर भी नहीं लेनी है। ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या था, पावर जनरेटिंग यूनिट ने पूछा क्या हमारे लिए भी ये अलाउड है या नहीं। आंसर इज यस। उन्होंने क्लियर कर दिया, द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल या थिंग्स शैल ऑल्सो इंक्लूड्स बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ एनी कंपनी इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन ऑल्सो क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 BAB। मैंने पहले ही बोल दिया, इसमें भी आगे के पॉइंट थोड़े से सेम ही है कि आपको अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न under section 139, and once option exercise it cannot be withdrawn during the assessment year or in the subsequent assessment years। ठीक है जी। ठीक है सर। सर दोनों में डिफरेंस क्या निकला? सर डिफरेंस आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। एक 115 BAA, 115 BAB। यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज एनी, यानी कि भले ही ओल्ड हो भले ही न्यू हो। यहाँ पे भी डोमेस्टिक कंपनी है बट ये न्यू है। ये एंगेज्ड होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल या थिंग्स। ठीक है जी। और इसके लिए दूसरा है या तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पर उन्होंने ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। रेट है 22 + 10 + 4 और यहाँ पे 15 + 10 + 4। ठीक है जी। यहाँ पर ऑन आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 कंपनी इनकॉर्पोरेट भी होनी चाहिए और बिजनेस कमेंस होना चाहिए ऑन और आफ्टर दिस, या फिर 31 मार्च 2023 से पहले। ठीक है जी। बस ये ध्यान रखना है आपने। लॉक कर दे बेटा। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने, अगर आपको मैट का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि 115 JB 5A मैट के चैप्टर में क्लियरली लिखा हुआ था दैट दिस प्रोविजन ऑफ मैट शैल नॉट बी एप्लीकेबल। एक तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाली कंपनीज तो पहले से ही बाहर थी और उन्होंने इनको भी बाहर कर दिया। 115 BAA और 115 BAB, इन पर मैट प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं होंगे।
ठीक है जी। और मैट का रेट, अगर आपने मैट की पूरी क्लास नहीं देखी तो वही देखना, वैसे मैंने आपको बता ही दिया मैट का रेट 18.5% से घटकर कितना हो गया, 15% हो गया, ठीक है ना। और मैट नहीं लगेगा किन पर, जो लोग ऑप्ट करेंगे 115 BAA और जो लोग ऑप्ट करेंगे 115 BAB, ठीक है जी। चलिए, तो ये वाली अमेंडमेंट भी हमारी हो गई खत्म, ठीक है जी। तो मैट से रिलेटेड अमेंडमेंट भी हमने कर ली, टैक्स रेट्स भी हो गए, 115 BAA भी हो गया, 115 BAB भी हो गया, ठीक है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इन द चैप्टर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमारी अमेंडमेंट्स क्या हैं, एक बार चेक कर लेंगे जरा। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ना हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो एक सेक्शन पढ़ा था 23 सबसेक्शन 4, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज़ हों, ये बच्चे अगर फाइनल का कोई बच्चा है तो ओल्ड सिलेबस वाला देखेगा, और अगर एग्जीक्यूटिव का बच्चा है तो वो ओल्ड और न्यू दोनों को देखना है बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें अगर आपको याद हो तो अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती थी तो हम किसी एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकियों को क्या लेट करते थे, डीम्ड लेट आउट, याद है। फिर हम कॉम्बिनेशंस बनाते थे कि वेदर हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रेस्ट ऑफ द 2 हाउसेस डीम्ड लेट आउट, या हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड फर्स्ट एंड थर्ड डीम्ड लेट आउट, एट योर ऑप्शन, जहां आपको बेस्ट लगे आप उस हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए रेस्ट ऑफ द हाउसेस को डीम्ड लेट आउट मानते थे, करते थे हम, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अमेंडमेंट क्या आई है, वो ये कि अब से आप किसी 2 हाउसेस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। इसका मतलब पुराने लॉ में किसी एक हाउस को आप क्या मान सकते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। बट अंडर द न्यू लॉ अब आप 2 हाउसेस को क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो किन्हीं 2 हाउसेस को यू कैन ट्रीट एज सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड देन यू कैन क्लेम द बेनिफिट ओवर देयर एंड रेस्ट ऑफ द हाउसेस शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड लेट आउट, ठीक है जी, वेरी गुड। अब आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट नंबर 2, बस 2 ही अमेंडमेंट्स आई हैं हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, ठीक है जी, वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको 23 सबसेक्शन 5 अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 5 अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज SIT स्टॉक इन ट्रेड है तो 1 साल तक हम उसकी वैल्यू को निल मानते थे, और वो 1 साल कहाँ से काउंट होता था, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है ना। ये पुराना लॉ था। तो ओल्ड लॉ में आप क्या पढ़ते थे, एनी प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू शैल बी टेकन एज निल, ठीक है ना, एनुअल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी शैल बी टेकन एज निल, 23(5) कहता था। और इसमें एक लाइन और लिखी होती थी, कब तक, अप टू 1 ईयर लिखा होता था पुराने लॉ में, ठीक है ना, अप टू 1 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और कौन सा फाइनेंशियल ईयर, in which completion certificate is obtained, ठीक है जी। अच्छा, और नया प्रोविजन क्या है, सेम बिल्कुल, एनुअल वैल्यू निल, बट यहां पर अप टू 1 ईयर ना बोलकर इन्होंने क्या बोल दिया, अप टू 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल तक के लिए आपकी एनुअल वैल्यू को निल माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन वेलकम अमेंडमेंट फॉर दोज जो बिल्डर्स हैं बड़े बड़े, जिनके पास इतने सारे फ्लैट्स पड़े हुए हैं और वो अभी बिक नहीं रहे हैं, सो दोज फ्लैट्स आर हेल्ड एज SIT। तो 2 साल के लिए उनको रिलैक्सेशन दी गई कि आपकी एनुअल वैल्यू फॉर 2 ईयर्स विल बी टेकन एज निल, ठीक है सर। तो ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 अमेंडमेंट्स हमारी दोनों कवर हो गई, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जरा अमेंडमेंट रिलेटेड टू चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, ठीक है ना। कैपिटल गेन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स में ना 3 अमेंडमेंट्स हैं टोटल, ठीक है। एक बहुत छोटी अमेंडमेंट है और बाकी 2 भी आसान ही है, ध्यान से सुनेंगे जरा। पहला तो कैपिटल गेन में ना, अगर आपको याद हो तो हमने बहुत सारी जगहों पे ये पढ़ा हुआ है कि पेमेंट इज टू बी मेड थ्रू अकाउंट पे, चेक, अकाउंट पे, ड्राफ्ट, याद आ रहा है कुछ। हाँ, तो पुरानी जो लैंग्वेज थी इन सब सेक्शंस के अंदर 50C में थी,
एंड देन 43CA, 43A, 80JJAA, इन सब सेक्शंस में ना ये लिखा होता था अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट। ठीक है ना, पहले 3 ही मोड्स होते थे बस। लेकिन अब रियलिटी क्या है कि आजकल ना इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स जो हैं और भी बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए पूरे इनकम टैक्स एक्ट में, आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जहां जहां पर ये 3 शब्द लिखे होते थे वहां पर एक बड़ा माइनर सा अमेंडमेंट आया। वो क्या कि अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और ECS थ्रू अ बैंक अकाउंट, ये तो अभी भी लिखा हुआ है, या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी कि कोई और इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब। देखिए आज आपने नोटिस किया होगा कि आप गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो, आज आप पेटीएम, पेयू मनी, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी हैं जिनके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है जिसे हम प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इन शॉर्ट 3 शब्द पहले से थे, उसमें ये लाइन और ऐड हो गई है। सो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट स्टिल अमेंडमेंट है, तो यू शुड नो दिस। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं, इसके अलावा कैपिटल गेन्स में जो 2 अमेंडमेंट्स आई हैं वो ध्यान से देखेंगे। एक सेक्शन 54 में अमेंडमेंट आई है बेटा, और दूसरा हमारी एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 54GB के अंदर। ठीक है जी, और अगर आपको याद हो तो जिन लोगों ने लाइव क्लासेस पढ़ ली थी मुझसे, हम लोगों ने एक अमेंडमेंट इफ़ यू रिमेंबर तो बायबैक में भी पढ़ी थी, बायबैक के अंदर। ठीक है ना, बायबैक ऑफ लिस्टेड कंपनीज के अंदर भी हमने एक अमेंडमेंट पढ़ी थी, तो वो भी हम साथ में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो वी विल बी कवरिंग 3 मोर अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर ऑफ कैपिटल गेन्स, एक 54GB एंड 115 QA, वो भी हम साथ में अमेंड करेंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। चलिए देखिए जरा क्या कहते हैं ये 54 में। पहले मैं आपको 2 मिनट में याद कराता हूँ आपने क्या पढ़ा था। सेक्शन 54 में आपने एग्जम्पशन पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि अगर कोई इंडिविजुअल या HUF जो है, अगर वो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू, अगर वो उसे ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, और उसको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 54 में एग्जम्प्ट हो सकता था। उसके लिए इफ़ यू रिमेंबर द कंडीशन क्या थी, या तो 1 साल पहले या 2 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको या तो नया घर परचेज करना होता था, या फिर विद इन 3 year आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करना होता था। याद है? तो जितने का भी आप एसेट परचेज करते थे या जितने का भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती थी, उतना आपका कैपिटल गेन जो है वो लेस हो जाता था, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल होता था। ऐसे ही पढ़ा है आपने, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है वो ध्यान से सुनना। सर अभी तक आपने ये पढ़ा था कि कोई एक घर, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ही हम लोग या तो परचेज कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट क्या आई है वो ये है कि अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ से अगर अधिक नहीं है, तो उस केस में अगर असेसी चाहे तो एट हिज ऑप्शन परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकता है 2 रेजिडेंशियल हाउस। यानी कि जहां पे आपने 1 लिखा था ना, वहां पे 2 हो जाएगा। लेकिन याद रखना 2 सबके लिए नहीं है, 2 रेजिडेंशियल हाउस उन लोगों के लिए है जिनका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। लेकिन अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन 2 करोड़ एक्सीड कर रहा होगा तो ध्यान रखना आपका वापस 1 हाउस ही आप परचेज या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन जो है दैट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीस, तो वहां पर आप 2 रेजिडेंशियल हाउसेस को भी इंडिया में परचेज या कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो टू अवेल द सेम बेनिफिट। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो और लगाया गया, वो ये कि अगर आपने ये बेनिफिट ले लिया तो उस केस में ध्यान रखना उसको सब्सिक्वेंटली एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगी टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर द सेम और एनी अदर असेस। मतलब दोबारा से वो इस ऑप्शन को फ्यूचर में एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। तो इंस्टेड ऑफ 1 you कैन परचेज 2 provided your amount of capital gain should not be exceeding 2 करोड़ रुपीस। ठीक है सर। अभी 54 GB जो है ना, ये हम बाद में करेंगे। इससे पहले मैं एक आपको अमेंडमेंट जो कराने जा रहा हूं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो कर लेते हैं।
हाँ जी बेटा, देखिए बायबैक आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, पहले मैं आपको पुराना वाला याद कराता हूँ, फिर हम समझेंगे अमेंडमेंट क्या है। देखिए बायबैक में ना आपको ये पढ़ाया गया था कि अगर कभी भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो पहले आपको चेक करना होता है कि वेदर दैट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज आपको ये पढ़ाया गया था कि सेक्शन 46A अप्लाई हो जाता है। इसका मतलब अगर किसी कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं और अगर उन लिस्टेड शेयर्स का बायबैक हो रहा है तो सेक्शन 46A अट्रैक्ट हो जाता था, और उसमें ये कहा जाता था कि जो भी शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। इसमें हम कैसे करते थे मैं आपको याद करा देता हूँ। सपोज करो कि कंपनी ने आपसे आपके शेयर्स को खरीद लिया, बदले में आपको पैसे दे दिए, तो जो भी पैसा कंपनी आपको देगी डेफिनेटली वो पैसा आपके लिए क्या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा, माइनस आप कर देंगे कॉस्ट ऑफ शेयर्स, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन। वेरी सिंपल, बिल्कुल। और जहां तक सवाल था अनलिस्टेड शेयर्स का, तो आपको याद होगा हम सेक्शन 115 QA पढ़ते थे, जिसमें मैं आपको कहता था कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर जानबूझकर कंपनी से पैसा निकालने के लिए कंपनी डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करके ज़्यादा पैसा पे कर देती थी इन द फॉर्म ऑफ बायबैक। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सेक्शन 115 QA लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इन केस ऑफ बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर होल्डर सेक्शन 1034A में एग्जम्प्ट रहेगा, जबकि कंपनी पे करेगी एडिशनल टैक्स, ठीक है जी। और वो एडिशनल टैक्स कितना होता था, 20% बेस रेट, 12% सरचार्ज और 4% HEC। याद आ गया हमें, ठीक है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, देखिए अमेंडमेंट ये है कि अब से कंपनी के शेयर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अब हमेशा लगेगा 115 QA। इसका मतलब 115 QA अब से लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों पे लगेगा। इसका मतलब इस बार पेपर पे जरूर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, कि आपके पेपर में ये पूछा जाएगा कि बताओ अगर एक लिस्टेड कंपनी शेयर बाय कर रही है तो बताओ उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अब से 115 QA ही लगना है। और इसका मतलब एज पर सेक्शन 115 QA ये टैक्स कंपनी पे करेगी एज एडिशनल टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। अब बच्चा कहता है सर डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होती है, इट्स वेरी सिंपल। देखिए कंपनी ने आपसे लिए थे 10 रुपये और बायबैक करा है सपोज करो 50 रुपये में, यानी कि कंपनी ने जब शेयर इशू करा था तो 10 रुपये लिए थे और शेयर जब वापस खरीदा तो आपको 50 रुपये दिए। तो मुझे बताओ 10 लेकर 50 दिए तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम 40 रुपये हो गई। तो 40 रुपये पे आपका लग जाएगा 20 + 12 + 4 जो कंपनी खुद पे करेगी, और शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। ठीक हो गया जी, ठीक है सर। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, वो ये कि ये जो प्रोविजन मैंने आपको पढ़ाया फॉर लिस्टेड शेयर 115 QA, लॉ कहता है ये नहीं लगेगा अगर अनाउंसमेंट फॉर बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर्स 5 जुलाई 2019 से पहले हो गई है। इसका मतलब अब आपके पेपर में आपको डेट देखनी होगी। अगर अनाउंसमेंट बिफोर 5 जुलाई 2019 है तो 46A लगेगा, पुराना वाला लॉ, और अगर अनाउंसमेंट 5 जुलाई या उसके बाद हो रही है तो 115 QA लगेगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से एग्जामिनर आपको 5 जुलाई 2019 या उसके बाद का ही केस देगा, पहले वाले केस का देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब प्रैक्टिकली 115 QA ही चलना है फ्यूचर में, ठीक है जी, ठीक है सर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 115 QA जो है एप्लीकेबल ऑन बायबैक ऑफ लिस्टेड शेयर ऑल्सो, ये अमेंडमेंट है। और ये प्रोविजन नहीं लगेगा कब, इन केस अगर लिस्टेड शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन मेड बिफोर 5 जुलाई 2019, राइट, ठीक है सर। तो ये हमारा बायबैक हो गया खत्म, ठीक है जी। अमेंडमेंट रिलेटेड टू बायबैक इज फिनिश, वेरी गुड। आ जाओ जरा दोबारा से, अब हम करते हैं। अच्छा, अब कैपिटल गेन के अंदर मेरी सिर्फ एक अमेंडमेंट रह गई है, दैट इज 54 GB। वो मैं एंड में कराऊंगा क्योंकि वो फाइनल स्टूडेंट के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल एंड में करेंगे हम उसको, ठीक है जी, ठीक है सर। अब आ जाते हैं, एक अमेंडमेंट हम और करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है जी। ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में नहीं है,
सिर्फ ओल्ड वाले देखेंगे और CS प्रोफेशनल ओल्ड और न्यू दोनों देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। CS एग्जीक्यूटिव में ये चैप्टर नहीं है, तो CS एग्जीक्यूटिव वाले इतने पोर्शन को, TP वाले पोर्शन को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है सर। अब ट्रांसफर प्राइसिंग जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको याद होगा, हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 92 CE, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स। पहले मैं आपको याद कराता हूँ आपने क्या पढ़ा है, फिर मैं बताता हूँ चेंजेस क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको याद होगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम आर्म लेंथ प्राइस निकालते थे, बिल्कुल, एंड ड्यू टू दैट आर्म लेंथ प्राइस कई बार क्या होता था, मेरी इनकम बढ़ा दी जाती थी, उस बढ़ी हुई इनकम पे टैक्स और पेनल्टीज मुझे देनी होती थी, ठीक है। अब यहाँ पर याद करेंगे एक पॉइंट आपने पढ़ा था, वो ये कि प्राइमरी एडजस्टमेंट की वजह से अगर इनकम बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो लॉ ये कहता था, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो एक्सेस मनी आपको इंडिया में रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो तुमने कोई ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है जी, तुमने कोई ट्रांजैक्शन करी है और लेट्स से उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 200 लाख, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे प्रॉफिट तुमने दिखा दिया 50 लाख, राइट। आर्म लेंथ प्राइस में ये ट्रांजैक्शन कट कर हो गई 250 लाख, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, प्रॉफिट 100 लाख हो गया, ठीक है। तो ये 50 लाख का जो इनकम बढ़ाया गया, इस पर तो टैक्स पेनल्टी सब देना पड़ेगा, खत्म हो गया। लेकिन अब लॉ ने ये कहा था कि सर आपने जब ये कहा था कि मैंने 200 लाख का माल बेचा है, तो आपने डेटर्स में 200 लाख दिखाए थे, जबकि अब ये अमाउंट बढ़कर कितना हो गया, 250 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 लाख रुपए आपने उस आदमी से और लेने हैं, तो उसको भी आप इंडिया में रिपैट्रिएट करो। इसको बोलते थे हम एक्सेस मनी। क्या बोलते थे हम, एक्सेस मनी। तो आपने सेक्शन 92 CE में ये पढ़ा था कि इन केस अगर ये एक्सेस मनी इंडिया में रिपैट्रिएट नहीं होगा, तो उस एक्सेस मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट को हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट मानते हुए आपकी इनकम बनाएंगे हर साल, ठीक है, बस यही पढ़ा था आपने, ठीक है। फिर आपने एक चीज और पढ़ी थी कि ये सेक्शन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं लगेगा अगर दो कंडीशन दोनों पूरी करनी थी। कौन सी, एक अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़, और दूसरा जो भी प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई थी वो 1 अप्रैल 2016 से पहले हुई थी। दोनों चीजें, एंड था बीच में, ठीक है जी। अब 92 CE के अंदर 2 अमेंडमेंट्स आई हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, जब ये इन्होंने कहा था कि ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर दोनों कंडीशन पूरी करनी थी। कौन सी, 1/4/2016 से पहले एंड अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट डू नॉट एक्सीड 1 करोड़। लॉ को बाद में ऐसा एहसास हुआ कि उनसे गलती हुई है, 1 अप्रैल 2016 से पहले वाली ट्रांजैक्शन को बिल्कुल भी नहीं देखना था और उसके बाद वाली ट्रांजैक्शन को भी नहीं करना था अगर वो 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही थी। मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट से गलती ये हुई कि इसमें और लिखना चाहिए था, जबकि लिखा क्या हुआ था, एंड। तो अब मुझे बताओ क्या अमेंडमेंट आई है, ये एंड काट कर बन गया और। इसका मतलब अब अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, क्या पहले हम बोलते थे 1 करोड़ से कम भी होना चाहिए और 1 अप्रैल 2016 से पहले भी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 1 अप्रैल 2016 से पहले की अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है उस पर तो ये सेक्शन लगाना ही नहीं, चाहे अमाउंट 20 करोड़ क्यों ना हो। और 1 अप्रैल 2016 या उसके बाद वाली प्राइमरी एडजस्टमेंट पे ये सेक्शन लगा देना, प्रोवाइडेड अमाउंट 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अच्छा, तो सर अगर मान लो इस बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांजैक्शन हुई थी 1 अप्रैल 2017 यानी कि बाद में, लेकिन प्राइमरी एडजस्टमेंट थी 80 लाख की, 80 लैक्स, तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट सेक्शन नहीं आएगा। ठीक है सर, अमेंडमेंट क्या है, एंड के बदले में और। कई बार बच्चा कहता है सर एंड और क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। पहले हमें दोनों कंडीशन देखनी थी, अब कोई एक कंडीशन भी अगर लग जाएगी तो हम बच जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप मुझे, तो मेरा क्लाइंट कहते हैं कि सर मैंने 1 अप्रैल 2018 ट्रांजैक्शन करी है, तो बताओ मुझ पे लगेगा या नहीं। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। वेरी गुड, ठीक है जी। और दूसरी एडजस्टमेंट इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने ना एक एक्सप्लेनेशन इंट्रोड्यूस करा है। उसमें क्या कहा गवर्नमेंट ने कि अगर आप चाहो तो जो एक्सेस मनी आपने रिपेट्रिएट नहीं करा, अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर हम हर साल आपका इंटरेस्ट इनकम टैक्स ना करें, तो आप एक काम करो, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, आप उस एक्सेस इनकम पे ना हमें 18% टैक्स प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% HEC ये दे दो आप।
अच्छा जी, तो उस एक्सेस मनी पे भी गवर्नमेंट अब क्या मांग रही है? 18% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% HEC। तो फिर हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट आपके लिए नहीं करेंगे उस दिन के बाद से जिस दिन आपने वो एक्सेस मनी पे टैक्स हमें डिपॉजिट करा दिया। लेकिन अगर आपने एक्सेस मनी पे टैक्स हमें डिपॉजिट नहीं कराया तो फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट की जाएगी और हर साल क्या वो इंटरेस्ट आपकी इनकम में ऐड किया जाएगा और हर साल उसको हम टैक्स करेंगे। या फिर आप पैसे को इंडिया में रिपैट्रिएट करो और फिर उसके बाद ये सेक्शन से बच जाओ। क्लियर हो गया या नहीं? तो सर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है क्या कि हमने ना एडिशनल टैक्स पे कर दिया है 18 प्लस 12 प्लस 4, तो क्या ये सेक्शन लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। लेकिन कब से? जिस दिन आपने एडिशनल टैक्स दिया उसके आगे के इंटरेस्ट वाली सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगी, लेकिन उस दिन तक सेकेंडरी एडजस्टमेंट का इंटरेस्ट आपके इनकम में ऐड होगा। ठीक है जी? ठीक है सर, वेरी गुड, खत्म हो गया बेटा। ट्रांसफर प्राइसिंग में अमेंडमेंट यही थी, वो हमने पढ़ ली। ठीक है जी, चलो अब फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, वैसे ये क्वेश्चन तो एग्जी और फाइनल दोनों के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट अमेंडमेंट कराऊंगा 80 GB। ठीक है, और 54 GB। 54 GB जब मैं कराऊंगा तो फाइनल वाले चाहें तो छोड़ दें, एग्जी वाले जरूर देखेंगे। ठीक है जी, बट उससे पहले मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर्स चाहिए। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है मेरा, बताओ 87A में रिबेट मैक्सिमम अमाउंट कितना है? अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 4.5 लाख है तो क्या वो एलिजिबल फॉर रिबेट है या नहीं है? यस और नो। तीसरा क्वेश्चन है, अगर पीजीबीपी इनकम हमारी 2.5 करोड़ है, LTCG 112A 51 लाख है, STCG 111A 10 लाख है, आपको टैक्स लायबिलिटी निकाल के देनी है। ठीक है जी, एक्सेस मनी पे कितना टैक्स देना पड़ेगा ये आपने बताना है, रेट आपने बताना है, सरचार्ज और सेच मैंने लिख दिया। सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है ये आपने बताना है। पहले 40,000 था, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़कर कितना मिल गया है? 50,000। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए अब एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे देखेंगे एक अमेंडमेंट 54 GB। ठीक है जी, और उसके बाद आज की क्लास को हम यहाँ पे करेंगे वाइंड अप, और इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास होगी हमारी वो मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगा। उसके अंदर रिमेनिंग चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स को हम कवर अप करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो 54 GB कराने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। 54 GB पहले मैं आपको याद कराता हूँ पहले क्या पढ़ा था और उसमें क्या चेंजेस है। 54 GB में ना हमने पहले ये पढ़ा हुआ है, पहले सुन लीजिएगा, पुराना लॉ आपने क्या पढ़ा है। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ हाउस या प्लॉट ऑफ लैंड आपने बेचा है और उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो 54 GB कहता था कि अगर आप अपने नेट कंसिडरेशन को कंपनी के इक्विटी शेयर में सब्सक्राइब कर लो, यानी कि उस नेट कंसिडरेशन से आप एक कंपनी के इक्विटी शेयर को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है जी, और उन इक्विटी शेयर को जिनको सब्सक्राइब करने के लिए जब आप कंपनी को पैसा दोगे तो कंपनी जो होगी वो डोमेस्टिक कंपनी वो विद इन 1 ईयर न्यू एसेट परचेज करेगी। ठीक है जी, अगर ऐसा हुआ तो जितने का न्यू एसेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, 3 बातें याद रखनी है। पहला, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस या फिर प्लॉट ऑफ लैंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अगर आप एग्जम्प्ट कराना चाहते हो तो आप अपने कंसिडरेशन से क्या करो, शेयर्स परचेज करो कंपनी के। ठीक है जी, और कंपनी उस पैसे से विद इन 1 ईयर न्यू एसेट परचेज करेगी। खत्म हो गया। ठीक है, अब लॉ ने यह भी कहा कि कंपनी के पास 1 ईयर है न्यू एसेट खरीदने का। कंपनी एसेट को कब तक खरीद सकती है? विद इन 1 ईयर से, विद इन 1 ईयर। ठीक है जी, फ्रॉम द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि जिस दिन तुमने शेयर को सब्सक्राइब करा उसके विद इन 1 ईयर कंपनी न्यू एसेट परचेज करेगी। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हमारा कितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होगा वो सुनो। गवर्नमेंट कहती है कि अगर मान लो कंसीडरेशन जो था, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर आया था 2 करोड़ था, और अगर आपने न्यू एसेट भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा का खरीदा है तो सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट। इसका मतलब अगर आप चाहते हो आपका सारा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाए तो सारा कंसीडरेशन यूज करना
या उससे ज्यादा यूज करना फॉर बाइंग न्यू एसेट, खत्म। लेकिन अगर आपने नया एसेट सस्ता खरीदा तो आपको एग्जम्पशन प्रोराटा मिलेगी। क्या मतलब है सर? देखो, इसका मतलब अगर 2 करोड़ रुपए कंसिडरेशन था और 50 लाख का आपका कैपिटल गेन था और आपने नया एसेट खरीदा है 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, तो आपको जो छूट मिलेगी वो प्रोराटा बेसिस पे मिलेगी। 2 करोड़ पे 50 लाख तो 1 करोड़ पे 25 लाख, तो आपका 25 लाख कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ठीक है, अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं है, इतना ही आपने ऐसे ही पहले भी पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनीज ने पूछा कि सर एक बात बताओ, ये जो आप हमें कह रहे हो कि हमें छूट मिल जाएगी, ये छूट लेने के लिए हमें कैपिटल एसेट खरीदना पड़ेगा, कोई भी न्यू एसेट खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल। और न्यू एसेट को हम 1 ईयर तक परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन रिटर्न जब हम भरेंगे, अगर हमने तब तक नहीं खरीदा होगा तो क्या ये छूट मिलेगी? क्योंकि 1 ईयर तो अभी पड़ा हुआ है। तो लॉ ने कहा बिल्कुल सही है, अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आपने एसेट नहीं खरीदा तो आपको एक काम करना होगा, वो कंसीडरेशन को आप डिपॉजिट करेंगे बैंक अकाउंट या किसी इंस्टीट्यूशन में जिसे हम प्रिस्क्राइब करेंगे, और जैसे ही आप वो पैसा जमा करा देंगे तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर उस एग्जम्पशन के लिए। अच्छा, तो या तो आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक एसेट खरीदो, और अगर मान लो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक एसेट नहीं खरीदा और अभी भी 1 साल में कुछ पीरियड बचा हुआ है, तो आप जल्दबाजी मत करो, अपने कंसीडरेशन को डिपॉजिट करा देना बैंक अकाउंट में। ठीक है सर? सर ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ का एसेट खरीद लिया और 1 करोड़ हमने बैंक में जमा करा दिया? बिल्कुल, तो भी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 2 करोड़ ही मानी जाएगी। 1.5 करोड़ का एसेट खरीदा और 50 लाख जमा करा दिया तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 2 करोड़ मानी जाएगी। लेकिन जो पैसा आपने बैंक में जमा कराया है उसको विड्रॉ करके आप एसेट खरीद लेना। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जितना पैसा आप न्यू एसेट नहीं खरीदेंगे उतना प्रोराटा बेसिस पर जो इनकम हमने एग्जम्प्ट करी थी वो टैक्सेबल हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। ठीक है सर, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब हम अमेंडमेंट्स की बातें करेंगे, ध्यान से सुना। क्या पुराने लॉ में ये लिखा हुआ था कि आपको ना जो भी शेयर्स आपने सब्सक्राइब करे हैं और जो कंपनी ने न्यू एसेट खरीदे हैं, इसमें लॉक इन पीरियड था 5 इयर्स तक का। इसका मतलब 5 साल तक ना तो मैं शेयर बेच सकता हूं और ना ही 5 साल तक कंपनी एसेट बेच सकती है। इसमें अमेंडमेंट क्या आई है? अमेंडमेंट ये आई है कि अगर एसेट कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो आप 5 साल के बजाय 3 साल तक लॉक इन रहेगा आपका। बाकी सब एसेट्स पे 5 साल, कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे लॉक इन रहेगा फॉर 3 इयर्स। ये पहली अमेंडमेंट है। दूसरा, सर पुराने लॉ में ना क्या हुआ था, हम इसको इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2017 तक करनी थी। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, 31 मार्च 2017 क्योंकि जा चुका था तो इसलिए इट वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको 31 मार्च 2021 तक का ये स्कीम का बेनिफिट देंगे। तो सेकंड अमेंडमेंट ये है कि 17 वाली स्कीम बढ़कर कहां तक चली गई? 21 तक। इसीलिए थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है सर। फिर एक लास्ट अमेंडमेंट क्या है? 54 GB का बेनिफिट किसको मिलेगा? एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसी कौन है? इंडिविजुअल और HUF। और इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ था, वो ये कि उस इंडिविजुअल या HUF का उस कंपनी के अंदर मिनिमम मोर देन 50% वोटिंग पावर या मोर देन 50% शेयर कैपिटल का होल्ड होना चाहिए। लेकिन अब इसको भी चेंज कर दिया गया है, 50% वाली कंप्लायंस हटाकर अब कर दी गई है 25%। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर 3 अमेंडमेंट है 54 GB के अंदर। आप पढ़ के देखिएगा अपनी बुक्स के अंदर, आपको सब कुछ एज इट इज मिलेगा, सिर्फ 3 चेंजेस कर लेना है। 3 चेंजेस कौन कौन से? 50 के बजाय 25% हो गया, 2017 के बजाय 2021 तक हो गया, और पहला केस जो मैंने बताया था वो ये कि वैसे 5 साल का लॉक इन है बट कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए 3 ईयर का लॉक इन है। रेस्ट 54 GB कॉपी पेस्टेड सेम है। क्लियर है जी? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर ये अमेंडमेंट टास्क आपको पूरा समझ आ गया है। ठीक है, सो नाउ वी हैव कवर्ड हाउस प्रॉपर्टी, वी हैव कवर्ड सैलरीज, वी हैव कवर्ड कैपिटल गेन्स, वी हैव कवर्ड ट्रांसफर प्राइसिंग, वी हैव कवर्ड स्लैब रेट्स, वी हैव कवर्ड
रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है जी। तो ये सारे चैप्टर्स अब हमारे कवर हो चुके हैं। अच्छा मैट भी मैंने करा दिया आपको। अब थोड़े बहुत जो चैप्टर्स रह गए हैं उनकी अमेंडमेंट क्लास में नेक्स्ट क्लास जल्दी से अपलोड कर दूंगा। आई एम वेरी श्योर आप इसको अच्छे से वॉच करिए और जरूर 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 पढ़ के जाइएगा ऑन लास्ट मोमेंट, और अपने हाथों से जो मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाओ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।